उतरूंगा और वो चीजों के साथ आपको मैं जोड़ूंगा जो चीजें आपके क्लास के लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग रेडी हैं कॉपी पेन के साथ? तो अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो जैसा कि आप जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ब्रिटिश समय में ही अगर हम बात करें तो आईसीएस की परीक्षा शुरू हुई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो बेसिकली उन्हें स्टील पिलर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हमारे बेसिकली दो पार्ट है, एक गवर्नमेंट का पार्ट इसे हम लोग कहते हैं और एक गवर्नेंस का पार्ट हमारे पास होता है। राइट, बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। इसको ध्यान से समझना कि आज के ऑफिसर्स की नीड क्या है। सभी स्टूडेंट के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं और अगर हो सके तो मेरी बातों को अगर आप लिख लेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि इन ऑफिसर्स की, जो हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनकी हमें नीड क्या होती है और एग्जाम का पैटर्न बेसिकली क्या है, ये भी हमारा समझना बहुत जरूरी है। रेडी हैं आप इसके लिए? तैयार हैं? तो बेसिकली मैं आपसे कुछ चीजें बताता हूं। गवर्नमेंट जो होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, हमारे संविधान से चलती है और संविधान के अंतर्गत कुछ जो है वो हमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, हमारे कुछ मूलभूत हमारे फंडामेंटल्स हमारे बनाए गए हैं, कुछ जो है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक लाइन ड्रॉ की है। तो अगर हम बात करें तो हम लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, लोक कल्याण, राइट, लोक कल्याण यानी वेलफेयर की बात करते हैं। अब जरा ध्यान से समझना कि यूपीएससी जो है वो किस तरह के ऑफिसर को चुनना पसंद करती है। बड़े ध्यान से इस बात को समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअली ये एग्जाम है क्या। कई बार लोगों को ये लगता है कि जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, वही यूपीएससी का एग्जाम। अगर ऐसा होता तो इस बार के पेपर में बड़े बड़े आईआईटीएन धराशायी हो गए, कम से कम 10-12 को तो मैं जानता हूं जो सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस तरह का पेपर था। तो इसका मतलब है इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। वो रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम समझ लेंगे तो बहुत मजा आने वाला कि यूपीएससी क्या है और यूपीएससी किस तरह के ऑफिसर्स को सेलेक्ट करती है। क्या रीजन है कि जो अभी मैंने वीडियो डाला हिंदी माध्यम में, आपने देखा कि वो जो 10वीं क्लास में फेल हो गया था, जिसके परिवार में 12वीं से ऊपर किसी ने पढ़ाई नहीं की, जो यही सोचता था कि 3rd ग्रेड टीचर मैं बन जाऊं तो मेरे जीवन का जो है वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, वो आईएएस कैसे क्रैक कर जाता है। 10वीं क्लास में फेल, 12वीं क्लास में फेल, कैसे वो आईएएस बन जाता है और कैसे जो है गोल्ड मेडलिस्ट आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति भी आईएएस नहीं बन पाता। यानी इस एग्जाम में क्या चीज डिमांड करता है। हर एग्जाम में कट ऑफ होते हैं, हर एग्जाम में बहुत ढेर सारा कंपटीशन होता है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। जो जितना ज्यादा मैथ्स में अच्छा होगा, जितना ज्यादा बायोलॉजी में अच्छा होगा, उसी हिसाब से वो क्रैक करेगा। लेकिन इस एग्जाम में तो कुछ अलग ही चलता है। एकेडमिक्स आपकी बहुत अच्छी ना रही हो, लेकिन अगर आपने वहां आकर वो डिमांड पूरी कर दी जो यूपीएससी आपसे पूछ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि क्या हम ये डिमांड जानते हैं, क्या हम इस समझ पाते हैं कि यूपीएससी क्या चाहता है। कितने लोग ये चाहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम, आखिर 10वीं पास लड़का कैसे आईएएस बन जा रहा है, 12वीं में फेल जो है वो 10वीं में फेल हुआ है, 12वीं में फेल हुआ, कैसे वो आईएएस बन जा रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट आईएएस क्यों नहीं बन पा रहा है, जिसको बारे में समाज ने कहा यार कुछ नहीं कर पाएगा, वो कैसे आईएएस। मेरा एक स्टूडेंट हुआ, उसके बारे में लोग कहते थे यार ये किसी तरह से 15-20 हजार की नौकरी पा जाए, आज वो आईपीएस है। तो आखिर वो कैसे हुआ, ये जानना बड़ा जरूरी। कितने लोग ये बात जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूपीएससी किस तरह के ऑफिसर चाहती है। और आज मैं तर्क के साथ आपको वो प्रूव करूंगा और मजा आएगा, ताकि आप अपने व्यक्तित्व को उसी तरह से ढाल सकें। कितने लोग जानना चाहते हैं, सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे सबका कमेंट चाहिए, ठीक है, चैट में मुझे सबका चैट चाहिए कि यस सर हम समझना चाहते हैं कि यूपीएससी क्या है और वो किस तरह के ऑफिसर की डिमांड करती है। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा जो समाज आपके ऊपर एक लेबल लगाता है, एक लेबल लगाता है, और वो लेबल ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कमजोर हैं, अरे आईएएस के बारे में तुम सोच ही नहीं सकते, तुम गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो, हर बड़का बड़का आदमी आईएएस बनता है। तो आप कम से कम खुद को यह समझा सको कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है और कॉन्सेप्टर में 2 साल मुझे अपने व्यक्तित्व को इसी रिक्वायरमेंट में ढालना है। यकीन मानिए अगर आप ये रिक्वायरमेंट समझ गए तो 2 साल का सफर आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है। आप बहुत मजे में, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ सीखते हुए, पिछले अपने अतीत को फेंकते हुए आप आसानी से सीख सकते हैं। तैयार हैं आप इस चीज को सीखने के लिए? एक जबरदस्त आर्गुमेंट बताने जा रहा हूं, लॉजिक देने जा रहा हूं। तो जनाब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, ठीक है, सरकार के पास बजट होता है, तो उसको संविधान निर्देश देता है कि भारत कैसा होना चाहिए, भारत लोक कल्याणकारी होना चाहिए, यानी वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, कल्याण।
कल्याण का तात्पर्य क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्याण? एक होता है भाई कल्याण वस्तु करते रहें, राइट। अब जरा ध्यान से समझिए, जो लोक कल्याण होता है, लोक का मतलब होता है जनता, यानी एक पूरा जन समूह, एक पूरा जो है पीपल, जिसे वी द पीपल ऑफ इंडिया जिसे कहा गया है। कल्याण का मतलब होता है उनके जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में, जीवन स्तर जो होता है वो सभी के लिए अलग अलग होता है। जीवन स्तर का मतलब होता है कि आज मैं किस स्थिति में हूं, यह जीवन स्तर की बात हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी जैसे अगर आज मैं हूं, कूड़ा बीनने जाता हूं फॉर एग्जांपल, तो मेरी आज रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे कम से कम बेसिक स्कूलिंग की तो शिक्षा मिले, मुझे शिक्षा का तो अवसर मिले, एजुकेशन की तो बात हो। बड़े ध्यान से सुनना, जो भी आने वाले समय में ब्राइटेस्ट ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आज की क्लास उनके जीवन की एक ऐसी क्लास होने जा रही जो उन्हें सिर्फ रातों को जगाएगी, मोटिवेट करके रखेगी, आंखों में एक अच्छे ऑफिसर बनने के सपने को भी आज मैं बो दूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि उस सपने को तुम कितना जिंदा रखते हो, कितनी दूर तक चलते हो। तो भाई मेरी स्थिति में सुधार, तो आज मेरी स्थिति क्या है कि कूड़ा बीनने जा रहा हूं, मुझे कोई बेसिक एजुकेशन मिल जाए, शिक्षा से मुझे अवगत करा दे। एक महिला है, गर्भवती है, तो उसका यह है कि उसके यहां है कि दाई आती है, डिलीवरी करती है, बहुत ज्यादा उसमें रिस्क है, तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ना ऐसा हो जाए कि जिसमें ये जो है इसको संस्थागत प्रसव मिल जाए। अगर इसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, ठीक है। तो इसकी जरूरत ये है। एक वृद्ध है, ठीक है, एक वृद्ध है जिसके जीवन में कि भाई उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल जाए ना, तो आंखों का जो मोतियाबिंद हो गया उसका इलाज कर सकता है, चश्मा एक खरीद सकता है, कि किसी तरीके से मुझे जो है वो वृद्धावस्था पेंशन मिल जाए। तो सबकी क्या स्थितियां हैं, अलग अलग। एक बच्ची है, वो सोच रही कि नहीं बाल विवाह ना हो, 12 साल में उसकी शादी कर दी जा रही है, वो कह रही मुझे भी पढ़ने का अवसर दिया जाए, या मुझे भी काम करने का अवसर दिया जाए, मैं स्किल्ड हूं, नहीं पढ़ रही कोई बात नहीं, मैं स्किल्ड हूं, अपने दम पर पैसा कमाना चाहती हूं, मैं घूंघट में नहीं रहना चाहती। पिता के घर से पति के घर शिफ्ट कर दिया गया, डोली में कभी देखा ही नहीं, और वहां बता दिया गया कि बेटा पति के घर से तुम्हारी अर्थी लौटेगी। ये नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी इंडिविजुअल पहचान है, उसको पहचान को प्रैक्टिस करना चाहती है कि भाई हम भी इस संसार में आए, किस मामले में हम अपने भाई से कम हैं, हम भी उतने ही सशक्त हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमें सबके जीवन स्तर में एक सुधार लाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से जो भी भविष्य के ऑफिसर्स हैं वो इस बात को सुने, मैं जो कहने जा रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट से इस बात को सुनना, कि गवर्नमेंट ने कहा, संविधान ने, हमारे जो है वो संविधान निर्माताओं ने ताकत दी कि आपको कैसा राज्य होना चाहिए, लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। वेलफेयर, लोक यानी जनता के बीच में, वी द पीपल ऑफ इंडिया के बीच में क्या करना है, कल्याण का मतलब हुआ जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, यानी अभी जो उनकी स्थिति है भविष्य समय के साथ उस स्थिति में वो अपलिफ्टमेंट हमें दिखाई पड़े। चाहे कोई गंदा पानी पी रहा हो तो उसको साफ पीने का पानी मिलना चाहिए, जिसके सर पे छत नहीं है उसके सर पे छत होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। जिसको रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जो स्किल नहीं उसको स्किल मिलना चाहिए। जो बाल विवाह है उसके खिलाफ कानून होना चाहिए, जिसको जबरदस्ती बच्चों को श्रम में डाला जा रहा है उस श्रम के खिलाफ बाल श्रम का कानून बनना चाहिए। देश ऐसे ही चलता है। ये हो गया कल्याण की स्थिति। तो सरकार का एक ध्येय है, सरकार का एक उद्देश्य, एक पर्पज है कि ऐसा अगर होगा तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। और जब लोक कल्याणकारी राज्य होगा, चूंकि हम कौन से, हम लोकतंत्र है, क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया के साथ, जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन। तो इसमें जो लोग हैं वो सेंट्रलाइज हैं, लेकिन वो लोकतंत्र का भाग तभी होंगे जब उनके जीवन में सुधार होगा, उनका कल्याण होगा। तो सरकार इस कल्याण को करना चाहती है, लेकिन सरकार की मशीनरी इतनी बड़ी नहीं है। तो सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ये उसका उद्देश्य है, अब उसको चाहिए मैकेनिज्म। ध्यान से समझना इसको मैकेनिज्म चाहिए कि भाई इन बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी, इस महिला को जननी सुरक्षा योजना कैसे मिलेगी, वृद्धावस्था पेंशन कैसे मिलेगी, बाल विवाह के खिलाफ कानून कैसे बनेगा, या इंप्लीमेंट कैसे होगा। कानून बना भी दिया, इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो वहां से शुरुआत होती है मैकेनिज्म यानी यांत्रिकी की। अब यांत्रिकी के लिए उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सरकार की योजनाओं को इस जमीनी स्तर तक लेकर आ सके। क्योंकि यह संसद में बना, सरकार ने बजट दे दिया,
लेकिन बजट से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आपने स्कूल बना दिया, मास्टर साहब गायब है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या वहां एजुकेशन स्टैब्लिश हो पाएगी? मकान अच्छा बना दिया है, बढ़िया स्कूल की बिल्डिंग बना दी है, हॉस्पिटल अच्छा बना दिया, डॉक्टर साहब गायब है, मशीन गायब है, और बीमार पहुंचा, तो क्या उसको बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेगी? हाँ या ना मुझे बताओ। अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी? हॉस्पिटल में जो है नर्स गायब है, क्या उस महिला की देखभाल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है गवर्नेंस जो होती है वो बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। यानी एंड पॉइंट डिलीवरी क्या होगा? एंड पॉइंट डिलीवरी, यानी अंतिम बिंदु तक जो आप डिमांड कर रहे हैं वो पहुंच जाना। कि अगर ये वृद्धावस्था पेंशन इसको चाहिए 1000 ही रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इसको मिल जाए समय से, इस बार ये दवाई करा ले, मोतियाबिंद का अपना जो है वो दवाई खरीद ले, चश्मा बनवा ले, यही उसकी रिक्वायरमेंट है। तो एंड पॉइंट डिलीवरी, शुरुआत तो ये रहा, ये बिगिनिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट डिलीवरी होनी चाहिए। अब क्या होगा? अब सवाल यह है कि इसको बनाने के लिए सरकार के कुछ अधिकारी होने चाहिए जो बहुत तेज तर्रार हो। तो सरकार के अधिकारी आ गए, मान लीजिए आप एक ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेसी को लेकर आए, लेकिन अब जरा तुम इसको देखो कि इसका क्या चैलेंज है। सरकार ने कहा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लाइफ स्टैंडर्ड्स, ये जो वेलफेयर है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप जिनको डीएम बोल सकते हो, इनको जो है वो चीफ सेक्रेटरी बोल सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी बोल सकते हो, इनको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, इनको कुछ भी नाम दे सकते हो, ये एक सज्जन है, ये आप हो सकते हैं भविष्य में। लेकिन अब जरा देखो ध्यान से, इसके सामने चैलेंज क्या है? सरकार ने जो रिसोर्स दिए हैं वो कम है, भारत की आवश्यकता बहुत है, जनता बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ये जो समाज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। कई लोग फर्जी, जैसे महिला कोई और है, किसी और के नाम पे काट, मनरेगा में तुमने देखा कि वो फलाने से मिलके अपना नाम डाल के फर्जी पैसा ले लिया। दबाव भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। मान लीजिए इसके पास 50 लोगों का रिसोर्स है और 100 लोग डिमांड करने पहुंच गए, जिन 50 की इच्छा पूरी नहीं हो रही, इसको गाली भी दे रहे हैं, इसको जो उल्टा सीधा इसको बेईमान बोल रहे हैं, कभी इसके धर्म पे बात आ रही है, कभी इसकी जाति पर बात आ रही है, बड़ी छीछा लेदर भी होती है, और ये कुछ नहीं कर सकता। मुंह पे कोई वृद्धावस्था में जो वृद्ध महिला गाली देके चली जाए, कुछ नहीं कर सकते तुम, तो माता जी ही करेंगे आप, कि बेईमानी कर लिए, हमारा पैसा खा गया है, जो है बेईमान अधिकारी है, वो क्षुब्ध है। अब इनको पता ना कि 50 लोगों के लिए सरकार ने मुझे पेंशन दिया है, 100 लोग लाइन में खड़े। अब ये भी नहीं पता चल रहा कौन सही है कौन गलत है, ये भी सत्यापित कर रहा है, और सत्यापित करने जाओगे तो देरी होगी, क्योंकि सरकार की मैकेनिज्म बहुत लंबी चौड़ी है। उसके गांव प्रधान तक, ग्राम सभा तक जाएगा डॉक्यूमेंट, फिर वापस आएगा। माफिया अपना दबाव बना रहा है कि जो पैसा आया थोड़ा हमको भी दो, नेता अपना दबाव बना रहा है कि नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे उठा के। अब ये जो व्यक्ति है, इसके लिए एथिकल डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम है। अगर डिसीजन लेता है तो अगर जरा भी कोई गलती हुई तुरंत इसको जांच के दायरे में ले आएंगे, नहीं लेता है तो लोगों के जीवन स्तर में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो पाता। अब इसका मतलब है ये तलवार की धार पर चलने जैसा काम है। तुम्हें लगा होगा कि आईएएस बन गए तो अंगूरों के बाग में लिटा देंगे, अप्सराएं आएंगी तुम्हें अंगूर खिलाएंगी, तुम खुशी खुशी खा लोगे, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। डिसीजन में कौन सही है कौन गलत है इसी समाज में होता, तुमने नहीं देखा जननी सुरक्षा योजना का पैसा कौन लेके भाग गया, मनरेगा में क्या हो रहा, फर्जी जो है वो एनरोलमेंट हो गए, आयुष्मान का पैसा कहां चला गया, कितना कितना जो उटपटांग चीजें होती हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है कि यूपीएससी को दायित्व दिया गया कि तुम्हें ये सारा तामझाम करना है, तुम्हें एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जिसके अंदर एथिकल वैल्यूज हो, जो दबाव में काम कर सके, बड़ी ध्यान से सुनो, जो प्रेशर में काम कर सके, हर समय प्रेशर है, जिसके हित में लोग हैं। मान लो तुमने एक को दिला दिया, दूसरा कहेगा अच्छा तुम्हारी जाति वाला था तभी तुमने दिला दिया, तुमने सुना होगा, अच्छा तुम्हारे धर्म का था तुमने ये कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने गए, बोला अच्छा उस धर्म को तुमने नहीं बोला, हमारे धर्म को तुम बोल रहे हो। अब बेचारा क्या करे, ये तो अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करा रहा है। लेकिन भारत, चूंकि भारतीय समाज जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब है, मतलब बहुत उसमें विरोधाभास है, बहुत सी पहचान है, बहुत से लेयर्स हैं। अब इसके लिए यहां सही और गलत नहीं है, काला और सफेद नहीं है,
यहां बहुत मुश्किलें हैं, बहुत लेयर्स हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हर तरह से दबाव है। जो आपको जब भाषण हो रहा है वो कह रहा है कि अरे मैं ईमानदारी से काम करूंगा, जनता मुझे चुनिए, मैं जनता का सेवक हूं। जैसे उसको गद्दी मिलती है वही कहता भाई चुनाव में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, डीएम साहब उगाही करिए कम से कम। अब आप बताइए कि आपने कभी ये सब सुना ही नहीं होगा। अब डीएम साहब कह रहे तुमने चुनाव में पैसा खर्च किया, तुमने दारू बांटी, तुमने जो है मुर्गा बांटा, हमारी क्या गलती? बोले नहीं, अगर आपको पोस्टिंग चाहिए